रिवाइज कर लेते हैं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। अच्छा लेक्चर देखो कैसे चलेगा। एक स्प्रिंग और मास का सिस्टम चलाएंगे, फिर 2 स्प्रिंग भी हो सकती है, 3 स्प्रिंग भी हो सकती है, एक मास से 2 ब्लॉक भी हो सकती है ना, 2 मासेस भी हो सकते हैं एंड सो। पर हम एज फार एज वी आर कंसर्न, मतलब नीट पेपर इज कंसर्न, तो ज्यादा से ज्यादा स्प्रिंग ब्लॉक एक ही स्प्रिंग एक सिस्टम का आता है। मैक्सिमम केसेस में कई बार वो भी आ जाते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज पैरेलल वहां पे भी पढ़ चुके थे हम लोग, है ना। सीरीज में क्या होता है, के इक्विवेलेंट 1/k1 + 1/k2 और पैरेलल में k1 दैट्स इट। देखो अब अगर हम बात करें स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए, तो पहले ना 2-3 चीजें समझो यहाँ पर। मान लो ये एक स्प्रिंग है हमारे पास, ठीक है बच्चों, और इनिशियली नेचुरल लेंथ पे छोड़ दिया और एक ब्लॉक भी लगा लेते हैं, चलो, जिसका मास है m। अब इसमें कोई कंप्रेशन नहीं है, कोई इलोंगेशन नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि यही इसकी नेचुरल लेंथ है, ठीक है। ठीक है, एक और सिस्टम बनाया मैंने, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट की है, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट की है, ये मास है m। दोनों में क्या फर्क है, इस पे मैंने कांस्टेंट फोर्स लगाया है F, ठीक। अभी समझ आ रहा है आपसे। इधर भी लेते हैं हम, जैसे वो तो हॉरिजॉन्टल बना लिए, अब एक वर्टिकल बनाओ, ये एक स्प्रिंग, ठीक, और एक और स्प्रिंग, और इसमें मास लगा दिया m। ये तो देख के समझ में आ रहा है हमें बेसिकली इसमें क्या हुआ। तो इनिशियली हम ये बोलेंगे ये नेचुरल लेंथ पे है ना, और हम लोग अभी जब तक कुछ ना बोला जाए अपन मान के चलेंगे कि स्प्रिंग मासलेस है, तो हम बोलेंगे कि ये नेचुरल लेंथ पे है। क्या ये भी नेचुरल लेंथ है क्या? नहीं, ये नेचुरल लेंथ नहीं। तो नेचुरल लेंथ तो यहाँ तक ही थी, उसके बाद क्या हुआ जल्दी बोलो। हाँ, जो कि इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है mg, जिसने इसको खींचा और इसमें इलोंगेशन आई। मान लो ये इसकी मीन अपनी नेचुरल लेंथ से x0 है, तो स्प्रिंग फोर्स कितना जनरेट हुआ ऊपर, kx0। ये स्प्रिंग फोर्स जनरेट हुआ kx0। अभी अपन ये बोल सकते हैं ये मेन पोजीशन है, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। तो दिस इज मेन पोजीशन। मेन पोजीशन का मतलब बताओ जल्दी, जहां पर Fnet 0, तो देखो Fnet 0, दिस इज मेन पोजीशन। तो मैं लिख सकता हूं kx0 मस्ट बी इक्वल टू mg। अच्छा, इसको इस इक्वेशन को हम बोलते हैं मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन। क्या बोलते हैं बेटा? मीन पोजीशन फोर्स। हाँ, मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन, ठीक है बच्चों। चलो इसमें देखो, वो तो समझ में आ गया, बहुत बेसिक सी बात थी। इसमें बताओ क्या ये नेचुरल लेंथ है? हाँ है। क्या इसमें नेट फोर्स 0 है? हाँ है, क्योंकि स्प्रिंग में जो kx होता है वो नेचुरल लेंथ से होता है। अब जो कि इसमें तो कोई इलोंगेशन नहीं, कोई कंप्रेशन नहीं, तो kx0 की वैल्यू क्या है? 0। इधर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं, तो अप्लाइड फोर्स भी 0 है, स्प्रिंग का फोर्स भी 0 है, mg n को बैलेंस कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स नहीं है, नीचे ऊपर भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। यानी यहां पर भी हम क्या बोल सकते हैं कि Fnet 0 है। अगर Fnet 0 है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ पर ही मीन पोजीशन? अरे बोलो भाई। यहाँ पर ऐसा नहीं था क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था। तो मीन पोजीशन कई बार जहां नेचुरल लेंथ होती है वहीं पे भी आ सकता है। मीन पोजीशन हर बार नेचुरल लेंथ पे आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। अब कमिंग टू दिस पॉइंट देखो, तो ये अभी इनिशियली नेचुरल लेंथ पे था बाबा, बट जो कि हमने एक कांस्टेंट फोर्स लगाया है जिसके कारण ये मास क्या करेगा, आगे की तरफ शिफ्ट करेगा। तो क्या मैं यहाँ पे इस नेचुरल लेंथ पे इसको मीन पोजीशन बोल सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें F लग रहा है। मीन पोजीशन कब आएगी? जब इधर लगने वाला फोर्स इधर लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा। यानी इस स्प्रिंग में क्या इलोंगेशन आएगा? बिल्कुल आएगा। आज तो स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन आया, मान लो यहाँ पर, और ये अपनी नेचुरल पोजीशन से कितना आगे बाबा? x0। अभी इधर F कांस्टेंट फोर्स लग रहा था और इधर कितना लग रहा है बेटा? kx। हाँ, अगर ये बराबर है तो हम बोल सकते हैं इस केस में मीन पोजीशन ये नहीं है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जब भी हमें स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम करने ना 3 से 4 पॉइंट हमें याद रखने हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आइडेंटिफाई योर मीन पोजीशन।
वो मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ पर भी हो सकती है, उसके आगे पीछे कहीं पर भी हो सकती है। तो फाइंड मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब बोलो एफ नेट 0। चलिए दूसरा पॉइंट बोलो, राइट डाउन, हाँ राइट डाउन मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन, ये MPFR, ठीक। थर्ड पॉइंट क्या करना बच्चों, जैसे ही मीन पोजीशन पता लग जाए, मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन निकाल लो। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब यहां से इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करो, क्योंकि अब ये पार्टिकल इस मीन पोजीशन के अबाउट SHM करेगा, ठीक। तो स्लाइटली डिस्प्लेस पार्टिकल या ऑब्जेक्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। ओके चलो इसको करते हैं स्लाइटली डिस्प्लेस, ठीक है। ये x डिस्प्लेस करा दिया, ठीक। अब जब यहां पे डिस्प्लेस कराए तो क्या हुआ, इधर f लग रहा था बच्चों, ये x आ गया है। अब इस पोजीशन पे तो f नेट होगा ना जरूर कुछ ना कुछ, क्योंकि यहाँ पे f नेट 0 था। इसके आगे लेके जाओ, पीछे लेके जाओ, यू विल गेट f net। तो slightly displace object from mean position and write down f net equation। f net बोल तो f net force लिखो। देखो अगर मैं इस डायरेक्शन वाले फोर्स को पॉजिटिव मानूं तो पीछे वाला फोर्स चॉइस रिवर्स, तो उधर लग रहा है f net की वैल्यू देखो, f माइनस k x प्लस x नॉट, k x प्लस x नॉट नहीं है बच्चों। अब क्या करना है, इसके बाद आपको ना इस नेट वाली फोर्स को आपको इसको माइनस के एक्स फॉर्मेट में लेके आना है। कन्वर्ट दिस एफ नेट इन फॉर्मेट ऑफ माइनस के एक्स by using mean position force relation or any mathematical operation, ठीक है बच्चों। देखो अब कैसे करें, मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन क्या कह रहा है हमारे पास, ये रही मीन पोजीशन पे f किसके बराबर होगा, kx नॉट। चलो ध्यान से देखो, क्या मैं अगर इस f नेट को अगर मैं लिखना चाहूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, f net this is equals to f क्लियर बोलो, kx नॉट माइनस kx माइनस kx। तो f नॉट आ गया ना माइनस kx फॉर्मूला में। टाइम पीरियड निकालना होता है हमें, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बोलो 2 पाई t। हां टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट m बाय k। सही बोला, यस 2 पाई अंडर रूट m तो m है, k की जगह जो x के साथ आएगा वो सारा का सारा ठीक, तो k की रहा। तो टाइम पीरियड यही है 2 पाई अंडर रूट m बाय k। क्या इसमें कहीं पर भी ये f आएगा, इंडिपेंडेंट है। तो क्या याद रखना है कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स से क्या चीज चेंज हो जाती है, मीन पोजीशन। देखो पहले केस में मीन पोजीशन ये थी, जब एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो मीन पोजीशन ये आ गई। टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना ये चीज। बात समझ में आ गई, ये 4 स्टेप्स याद रखने हैं बस आपको। डन, पक्का। चलो हमारे पास एक स्प्रिंग है और ये मास है, ठीक। दोनों पैरेलली बना लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि बेसिक डिफरेंस क्या है। ये स्प्रिंग है और ये मास है, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट किया बच्चों, ठीक है भाई। अभी स्प्रिंग मासलेस है, देयर इज नो फ्रिक्शन एट ऑल। क्या हुआ, दोनों ही केसेस में। अच्छा ये बताओ ये क्या चीज है, मीन पोजीशन। यस सर। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो यही क्या है हमारी मीन पोजीशन, और वो भी क्या है मीन पोजीशन। हाँ ये भी मीन पोजीशन है। अब मीन पोजीशन अगर ये है तो नेचुरल लेंथ कहीं ऊपर रह चुकी है भाई। अगर मीन पोजीशन ये है तो नेचुरल लेंथ तो कहीं पीछे रह चुकी है ना। कितनी पीछे रह चुकी है,
एक्स नॉट, परफेक्ट। अब देखो हुआ क्या, एक बुलेट आई, अच्छा इसका मास कैपिटल एम मान लेते हैं, एक बुलेट आई जिसका मास छोटा एम है और वेलोसिटी वी नॉट है, ठीक। इसमें भी एक बुलेट आई जिसका मास एम और वेलोसिटी वी नॉट। हुआ क्या बताओ, घुस गई होगी इसमें, उसमें भी घुसी होगी। बोला गया फाइंड आउट द टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन, ठीक। ऑसिलेशन होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो हमें क्या करना है बच्चों, फाइंड टाइम पीरियड एंड ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड, ठीक है। चलिए अब मुझे ये बताओ, जैसे इसमें बुलेट आई घुसी, पहले बताइए मेन पोजीशन है ना, अभी अभी बताया था मेन पोजीशन हो सकता है। अब जैसे इसमें बुलेट घुसी तो हुआ क्या, जिस इंस्टेंट पर बुलेट घुसी उसी बारे में बात कर रहे हैं कि बुलेट इसमें घुस गई है। अब बुलेट घुस गई तो ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, कितनी वेलोसिटी से, वी नॉट से नहीं, वी नॉट से नहीं, लेट अस सपोज उसकी वेलोसिटी भी नहीं, समझे आप? हाँ। अब इसका मास छोटा है और इसका मास बड़ा है, क्या यही ऊपर रहेगा? नहीं, एनर्जी आ रही है, एनर्जी लेके दौड़ेगा ना। यहां से यहां तक क्या चीज कंजर्व है, यहां से यहां तक मोमेंटम या एनर्जी या दोनों, क्या चीज कंजर्व है? एनर्जी, मोमेंटम कंजर्व है। एनर्जी क्यों कंजर्व नहीं है? रीजन सुनो, ये कैसा कोलिजन है? इन इलास्टिक कोलिजन, उसमें तो एनर्जी का लॉस होता है भाई। तो यहां से यहां क्या चीज कंजर्व है? मोमेंटम, एनर्जी कंजर्व। क्यों? क्योंकि कोलिजन इन इलास्टिक है, याद रखो ना। तो मोमेंटम क्या कहता है? जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन मोमेंटम विल रिमेन सेम। इनिशियल मोमेंटम देखो, इसका कितना था? m into v नॉट, इसका कितना था? 0, ये तो रेस्ट पे था। आफ्टर कितना हो जाएगा? इन दोनों का मास हुआ m प्लस m और स्पीड हुई v, तो ये फाइनल मोमेंटम बना बाबा, ये इनिशियल मोमेंटम बना, नहीं है? तो जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो mv नॉट दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस m into v। पहले बताओ ये चीज समझ में आई क्या? ठीक। अब जब ये आगे इसके पास, तो अभी ये कहां पर, किसकी बात करें? उस इंस्टेंट पर जब इसमें घुसी है, दैट इज मीन पोजीशन। अब ये क्या करेगा? इसकी जो एनर्जी है उस एनर्जी को लेके भागेगा। अब एनर्जी लेके भागा, देखो मान लो यहां तक चला गया। अब ध्यान से सुना, तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई होगी? 0। भाई हमें ये तो निकालना है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मीन पोजीशन और जहां वेलोसिटी 0 हो जाए उनके बीच का डिस्टेंस। नाउ यहां से यहां बताओ क्या चीज कंजर्व? मोमेंटम कंजर्व या एनर्जी कंजर्व या दोनों कंजर्व? अच्छा, मोमेंटम कंजर्वेशन की कंडीशन है इफ f net इक्वल्स टू 0 ना। अब ये देखो ना, यहां से यहां f net है या नहीं है? किसका? कब, कौन लगा रहा है f net? कोई तो पूछो। स्प्रिंग। भाई यहाँ पे जब नेचुरल लेंथ थी तो x नॉट 0 था, अब जैसे ही हुआ तो स्प्रिंग फोर्स एक्टिवेट हो गया, तो मोमेंटम तो कंजर्व नहीं है, मोमेंटम तो कंजर्व नहीं, तो यहाँ से एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। हाँ, इनिशियल एनर्जी हाफ m प्लस m इंटू वी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू हाफ k a स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी। देखो ना, यहाँ मेन पोजीशन पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ से यहाँ क्या चीज कंजर्व कर सकते हैं? एनर्जी। तो लगाओ एनर्जी कंजर्वेशन, बोलो 1/2 m प्लस m इंटू वी का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू 1/2 k इंटू a का स्क्वायर। ये तो निकाल सकते आया। यहाँ से v की वैल्यू उठा लेना, यहाँ रख देना, तो m और k में v नोट में इन सब में रिलेशन आ जाएगा आपका।
अब एक चीज सोचनी, ये समझ में आ गई मेथड नंबर 1। अब दूसरी चीज को समझो। एक बच्चा बोला कि सर देखो मेरे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है जायज बात है। अच्छा ये मीन पोजीशन पे, तो मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू कितनी है? 0। तो बच्चे ने बोला 0 पुट करो, तो v की वैल्यू a होगा। बोला सर एक बार बताओ ना, v तो हमें पता लग गया है जो कि अपनी मीन पोजीशन पे था, तो क्या मैं मीन पोजीशन की वेलोसिटी को a ओमेगा के बराबर रख सकता हूं? यस। हाँ, अरे ये भी मीन पोजीशन पे तो था। जैसे बुलेट घुसी, जिस समय बुलेट घुसी उसी इंस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, तो अभी मीन पोजीशन पे यहां है, तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है? v यहां से निकल जाएगा। अरे यही भी तो a ओमेगा के बराबर हो सकता है, तो एक यहां से भी मेथड है। बट ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला तब यूज करोगे जब वेलोसिटी एट मीन पोजीशन है, और ये वेलोसिटी किसी भी x दूरी पर है मीन पोजीशन पे नहीं है, ऐसा नहीं। अच्छा सुनो, तो एक मेथड ये हो गया बच्चों v = ओमेगा c, एक मेथड हो गया एनर्जी कंजर्वेशन से। क्या दोनों से आंसर निकाल सकते हो? अब उसके बाद अब इसमें भी सेम केस तो वही हुआ जब हम बात करें। अब ध्यान से सुना, यहाँ पे बिफोर एंटरिंग द बुलेट, तो हमने बोला ये मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन पे इक्वेशन बोलो क्या है? नीचे mg ऊपर kx नॉट। अरे नहीं है बाबा, तो मैंने बोला ध्यान से देखो, क्या मैं लिख सकता हूँ mg दिस इज इक्वल टू kx नॉट। यहां तक बताओ कोई दिक्कत? नो। अच्छा ये कैपिटल m है, ब्लॉक का मास कैपिटल m है ना। चलो ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे इसमें बुलेट घुसी तो जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर क्या चीज सेम है? मोमेंटम। जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर क्या है? तो ये इक्वेशन तो एज इट इज बनेगी। तो हमने लिखा है mv नॉट दिस इज इक्वल टू m प्लस m इनटू v। यहां तक बताओ कोई दिक्कत? नाउ इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? जब हम ये वाली v बात कर रहे थे, इस केस में v की वैल्यू क्या है बाबू? m इनटू v नॉट बाय m प्लस m। ये भी कब था? मीन पोजीशन पे। उस केस में भी क्या ये मीन पोजीशन पे होगा क्या? नहीं, क्यों? फोर्स लग रहा है। देखो 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 देखो, mg फोर्स लग रहा है, बट बिफोर और आफ्टर कोलिजन में बॉम्ब वाले क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि बॉम्ब के फूट, देखो एक बॉम्ब गया मान लो जिसका मास m है, तो उसमें कंटीन्यूअसली mg तो लगेगा। बट जब वो बॉम्ब फूट रहा होता है, तो बॉम्ब का फूटना बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत सडन प्रोसेस है। तो सडन प्रोसेस है, तो उसमें जो केमिकल रिएक्शन का फोर्स होता है वो इतना हाई फोर्स होता है कि इस mg की उसके सामने कोई औकात। सेम वही कांसेप्ट यहाँ पे भी लगाएंगे। दूसरी चीज देखो, हमने बोला कि अच्छा सर अब इसमें क्या हुआ? क्या ये अभी मीन पोजीशन है वहां पर? क्या अभी भी मीन पोजीशन वही रहेगी या चेंज हो जाएगी? क्यों हो जाएगी थी? हाँ, बुलेट घुस गई है सर, मीन पोजीशन में ये रिलेशन थी, लेकिन जब बुलेट घुस जाएगी तो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा? m प्लस m इनटू g दिस इज इक्वल टू kx डैश कुछ भी, तो मीन पोजीशन तो चेंज हो गई सर। तो जो यहाँ पर भी v आएगा, v वो अब मीन पोजीशन की वेलोसिटी, तो हम उसको a ओमेगा के बराबर नहीं रख सकते। ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ में आ गया कि यहाँ पर क्यों मैं v इक्वल टू a ओमेगा लिख सकता हूँ, वहां पे क्यों मैं v इक्वल टू a ओमेगा नहीं लिख सकता? क्योंकि जैसे ही बुलेट घुसी वो अभी भी मीन पोजीशन पे था, बट जैसे ही बुलेट घुसी उसकी मीन पोजीशन चेंज हो गई, क्योंकि mg एक्ट कर रहा है वहां पर अभी। तो ये कितना नीचे आ गया? मीन पोजीशन कहां चली गई? ये मीन पोजीशन नहीं है बाबू, ये मीन पोजीशन बिफोर बुलेट थी, है ना। मैं लिख देता हूं मीन पोजीशन बिफोर एंटरिंग द बुलेट, बिफोर एंटरिंग द बुलेट। अब क्या हुआ? अब मीन पोजीशन कहीं डाउन आ गई होगी, है ना, m प्लस m। अब ये कितना डिस्प्लेस हुआ भाई? मान लो x, मान लो x नहीं हो, तो इस पे नीचे कितना देगा बेटा? m प्लस m इंटू जी दिस इज इक्वल टू, ऊपर बोलो k x प्लस x नॉट। नहीं आया समझ में? नहीं आया। अब सोच, ये मीन पोजीशन है और यहां पे मुझे v पता है, मीन पोजीशन से कितनी दूरी पर v पता है? x। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? नहीं है। अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन बात यह है कि ये x कैसे कैलकुलेट करें? तो x कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत आसान है। बोलो कैसे? नहीं 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 नहीं, इजी पता लग जाएगा। मीन पोजीशन पे लिखो ना
m प्लस m इंटू जी के एक्स प्लस के एक्स नॉट लिख सकता हूँ ना। अब ध्यान से देख एम जी प्लस एम जी के एक्स प्लस के एक्स नॉट, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? नहीं है बाबा, एम जी बाई नहीं है। अब हमें ये पता लगा मीन पोजीशन से पार्टिकल x है और उस समय उसकी वेलोसिटी भी है, तो हमें v पता है। कहाँ गए हमें ये ना, हमें ओमेगा पता है, हमें a कैलकुलेट करना है, हमें x भी पता है। क्या आंसर आ जाएगा? बट ये दोनों क्वेश्चन में मैं जो चीज समझाना चाहता हूँ समझ गए कि यहाँ पे क्यों v को a ओमेगा के बराबर लिख दिया, वहाँ पे क्यों v को a ओमेगा के बराबर नहीं रखा, क्योंकि वहाँ पर mg भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा था, जिसके कारण जैसे बुलेट घुसेगी उसका मीन पोजीशन चेंज हो जाएगा। इसमें घुसी उस समय मीन पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो ये इसी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करेगा, वो उस मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करेगा। बात समझ में आ गई? श्योर। हमसे बोला गया कि भाई एक स्पिन ब्लॉक सिस्टम है मेरे पास, ठीक है, और एक पुली लगी हुई है। अब पुली जब तक ना बोला जाए जब तक मासलेस फ्रिक्शनलेस है, जैसे ही मास बोल देंगे क्या उस समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आ जाएगा, तो घूमेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा जरूर। अभी के लिए हम मान के चलें कि फ्रिक्शनलेस है और मासलेस है। एक स्प्रिंग लगा दिए और यहाँ पर एक ब्लॉक लगा दिया, बोला गया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना। ना पहले मुझे एक बार बताओ बच्चों, हमें कैसे करना, टाइम पीरियड निकालने का भी तरीका बताया था। सबसे पहले मेन पोजीशन फोर्स रिलेशन, पहले बताइए मेन पोजीशन पे है या नहीं? बिल्कुल है भाई, अगर सिस्टम रुका हुआ है तो मेन पोजीशन पे है ना, तो दिस इज मेन पोजीशन। अच्छा ये मेन पोजीशन है तो इसका मास m मान लो, तो नीचे mg लगा, ऊपर टेंशन लगा, वो टेंशन इसमें आया है ना, ठीक है ना, ऐसे मान। ये स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ पे है, नेचुरल लेंथ से ऊपर है, आराम से देखिए। एक स्प्रिंग थी उसके ऊपर से पुल किया, मास ऐसे लगाया तो मास नीचे आया हुआ, तो इसमें एक्सपेंशन आ गया होगा, तो ये नेचुरल लेंथ पे तो नहीं, मान लेते कितना नहीं है, मान लो ये x नॉट अपनी नेचुरल लेंथ से ऊपर है, तो कितना फोर्स लगाया हुआ इसने, kx नॉट। ध्यान से देखने वाली क्या बात है बाबा कि अगर मैं यहाँ पे मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन देखूं तो चलो क्या मैं बोल सकता हूँ T इज इक्वल टू m इंटू जी। क्या मैं यहाँ पर भी बोल सकता हूँ जो टेंशन आ रही है वो kx, देखो अभी ये ना ऊपर जा रही है ना इलोंगेट हो रही है ना कंप्रेस हो रही है, तो जो इसमें टेंशन है वही kx नॉट के बराबर है, यानी T दिस इज इक्वल टू, ये बताओ लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? तो जो कि मेरे पास मेन पोजीशन फोर्स रिलेशन है तो मैं लिख सकता हूँ mg kx नॉट दिस इज इक्वल टू T। ये T कहाँ पर है? मेन पोजीशन पे, टेंशन एट मेन पोजीशन। अच्छा अब क्या करो, अब मेन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, भाई ये तो सीखा था हमने, मेन पोजीशन निकालो, मेन पोजीशन फोर्स रिलेशन निकालो, उससे थोड़ा सा डिस्प्लेस कराओ। जब इससे थोड़ा डिस्प्लेस कराएंगे, देखना ध्यान से, अब मान लो यहाँ पर आ गया, पहले यहाँ पर, हाँ ये x डिस्प्लेस कराया, तो क्या स्प्रिंग में भी इलोंगेशन आएगा? yes. कितना? x। तो अब स्प्रिंग कितना इलोंगेट हो गई है नेचुरल लेंथ से, x प्लस x नॉट, तो स्प्रिंग का फोर्स कितना लगेगा? kx प्लस x। अच्छा अब इसमें टेंशन मान लेते हैं, लेट्स से t डैश, ठीक, t डैश इसमें टेंशन मान लेते हैं, तो इसमें भी टेंशन t डैश आ गई। स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा होगा बाबा? kx प्लस x नॉट। अब इसमें कंडीशन पे क्या बोला था, f नेट लिखो, है ना, इसका मान छोटा है हम मान लेते हैं ना, चलो लिखो f नेट mg माइनस t डैश इक्वल टू f नेट। t डैश को क्या लिख सकता हूँ, t डैश दिस इज इक्वल टू kx प्लस x नॉट। उठा के यहाँ पे रखो, f नेट बोलो mg minus kx minus kx naught by using mean position force relation, mg this is equals to kx naught। done f net की वैल्यू, तो टाइम पीरियड बोलो
सिंपल, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाय, अब ध्यान से देखो k की वैल्यू k ही नहीं है, तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना है 2t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाय k नहीं है समझ में। लेकिन ये टाइम पीरियड सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम कैसे अरेंजमेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें बच्चों, ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट की पुली लगा दी और यहां पर मास लगा दिया है। फिर वही बात, अभी इनिशियल सिस्टम रेस्ट पर है, तो ये इसकी मेन पोजीशन है, पुली भी रेस्ट पर है, पुली मास लेस है, फ्रिक्शन लेस है ना, लगाओ एक बार। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो इसमें टेंशन T, इसमें टेंशन T और इसमें 2T, क्या ये अपने नेचुरल लेंथ पे होगी अभी? नहीं, नेचुरल लेंथ पे तो नहीं होगी ना, तो नेचुरल लेंथ से कितना नीचे होगी, मान लो x, ठीक नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं इस पुली का एफबीडी बनाऊं तो पुली का एफबीडी क्या हो जाएगा बच्चों, kx नॉट इक्वल्स टू 2t, अरे नहीं है, kx नॉट दिस इज इक्वल्स टू 2t। पहले बताइए ये समझ में आया नहीं, ये एफबीडी ऑफ पुली, ये इसलिए लिख पा रहा हूं क्योंकि हम पुली का मास 0 मान के चल रहे हैं। अगर पुली का मास होता तो mg वाला फैक्टर भी आ जाता है, ध्यान रखिए इस बात का। इसका बोलो मेन पोजीशन, t ऊपर है नीचे mg है, तो t इक्वल्स टू mg, तो बोलो kx नॉट की वैल्यू किसके बराबर है, 2mg के बराबर। क्या ये मेन पोजीशन फोर्स रिलेशन आ गई? अभी मुझे इतना बताओ, अब यहाँ पे हम लोगों ने ना एनाटॉमी कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ा था, उसका यूज आएगा यहाँ पे। अब इसको मेन पोजीशन फोर्स रिलेशन से अगर मैं x डिस्प्लेस कराता हूँ तो पुली बताओ कितना डिस्प्लेस होगी, x होगी, 2x होगी या x/2 होगी? अगर मैं इस ब्लॉक को मेन पोजीशन से x नीचे डिस्प्लेस कराता हूं, यहां से यहां ले गया, तो मुझे इतना बताओ ये x है, तो ये पुली कितना डिस्प्लेस हुई, पुली यहां कहीं पे आ गई होगी, तो ये डिस्प्लेसमेंट बताओ ये कितना है? क्या ये अभी भी x है, क्या ये 2x है या x/2 है? सोचो, कंस्ट्रेंट भूल गए ना, चलो ये होमवर्क में डाल दो कितना है, वैसे x/2 है, होमवर्क है कि हाउ ये अपना कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ के आओगे, ठीक डन, ये x/2। अच्छा अब बताओ, तो अब इस पे डेफिनेट लिखो mg माइनस t डैश मान लेता हूं, हाँ दिस इज इक्वल टू f नेट। पहले ये बताओ ये लिखा नहीं लिखा, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुली का k x नॉट प्लस x/2 इज इक्वल टू 2t डैश, भैया 2t डैश नीचे लगेगा है ना, तो पुली का लिखो तो क्या हो जाएगा, k x नॉट प्लस x/2 दिस इज इक्वल टू 2t डैश। t डैश की वैल्यू को यहाँ रखो, देखो f नेट क्या है, f नेट देखो क्या है, mg माइनस ऑफ 2 को इधर लेके आ लो नीचे, तो kx नॉट बाई 2 माइनस ऑफ kx/4 भाई 2 आ गया ना नीचे। अब देखो मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन यूज करो, mg किसके बराबर है, kx नॉट बाई 2, kx नॉट बाई 2 ने mg को मार दी, तो f नेट की वैल्यू देखो वहां माइनस kx/4, कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, f इक्वल्स टू माइनस kx, तो माइनस माइनस x, x तो k की वैल्यू क्या बन गई, k/4, k की वैल्यू क्या बन गई, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट 4m बाय k, खत्म, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट 4m बाय k। एक तो आपका होमवर्क क्वेश्चन ये रहेगा आज, ठीक। एक मैं और बना रहा हूं, वो भी होमवर्क है और फाइंड आउट टाइम पीरियड, वो क्या है सुन लो एक बार।
ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है और यहाँ पे m लगा दिया एक मास। इसका भी टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इन सब काम करने से पहले ना आपको थोड़ा सा कंस्ट्रेंट को देख लेना, पूरी कंस्ट्रेंट पढ़ के आओगे आप थोड़ा सा। दूसरी चीज, इनको करने के लिए फिर एक लाइन का सॉल्यूशन बताऊंगा, चाहे कैसे भी आ जाए, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम 2 आ जाए, 3 आ जाए, कितने भी आ जाए, एक ही लाइन का सॉल्यूशन है, फिर हमारा वो शॉर्ट ट्रिक चलेगी। बट पहले जनरल तरीका पता होना चाहिए कि ऐसे हम इसको निकालते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते। जय हिंद, जय भारत।